नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन। प्रदेश कार्यालय में ली कोर कमेटी की बैठक, बीजेपी नेताओं ने किया अध्यक्ष का स्वागत। सीएम धामी ने किया सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका का विमोचन। बोले, सौर ऊर्जा है भविष्य की जरूरत, आत्मनिर्भर बन रहा उत्तराखंड। नितिन नबीन के स्वागत में लगे पोस्टर पर गोदियार का कटाक्ष। कहा, नगर निगम की दोहरी नीति का पर्दाफाश, सत्ता पक्ष को छूट पर विपक्ष के बैनर पर ऐतराज। नमाज के बाद मुस्लिम संगठन ने की सरकार से अपील, गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की उठाई मांग, शांति और भाईचारे का दिया संदेश। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। 3 दिवसीय देहरादून दौरे पर पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का सीएम धामी ने स्वागत किया। बता दें कि अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नितिन नबीन उत्तराखंड आए हैं। देहरादून पहुंचते ही उन्होंने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी की बैठक की और इस बैठक में बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे। बता दें कि अपने दौरे के दौरान नितिन नबीन चुनावी रणनीति को लेकर तमाम बैठकें करेंगे और कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र देंगे। गुरुवार को सीएम धामी ने देहरादून स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका का विमोचन किया। बता दें कि काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर ने ये पुस्तिका तैयार की है। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि वर्तमान समय में पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। ऐसे समय में सौर ऊर्जा केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की जरूरत बन चुकी है और पीएम सूर्य घर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में उत्तराखंड आज देश में शीर्ष राज्यों की श्रेणी में पहुंच चुका है। सर, केवल एक पुस्तिका विमोचन का अवसर नहीं है, यहाँ तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने आने वाली हैं, किस प्रकार से हमको उन चुनौतियों पर काम करना है, कैसे एक उज्जवल, आत्मनिर्भर और हरित भविष्य की दिशा में, ये हमारे संकल्पों का भी प्रतीक है। कि इन्होंने अभी सुंदरम साहब ने बताया कि इसका सौर कौथिक बीच में हम लोगों ने किया था ऊर्जा का, और निश्चित रूप से एक अच्छी शुरुआत हमारी हुई है और बहुत संभावनाएं हमारे राज्य में यहाँ भी हैं। वैसे तो पूरे देश में ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक इस क्षेत्र में बहुत हरित क्रांति हुई है, हरित एनर्जी के क्षेत्र में, और CEW द्वारा तैयार की गई ये पुस्तिका हमारी जन जागरूकता और ऊर्जा परिवर्तन के लिए। देहरादून की कैंट विधानसभा सीट हॉट सीट मानी जाती है और उत्तराखंड बनने से पहले से ही इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। लेकिन अब 27 के विधानसभा चुनाव में यहां कपूर परिवार के अलावा कई दावेदार सामने आ चुके हैं जो तैयारी में जुट गए हैं। अब सवाल है कि मौजूदा विधायक सविता कपूर की उम्र को देखते हुए बीजेपी राजनीतिक विरासत को तवज्जो देगी या फिर कोई नया चेहरा सामने लाएगी। देखिए रिपोर्ट। देहरादून की कैंट सीट पर क्या होगा बदलाव? बीजेपी जारी रखेगी परंपरा या फिर 2027 में बदलेगा चेहरा? देहरादून की कैंट विधानसभा सीट एक बार फिर राजनीतिक हलचल का केंद्र बन गई है। ये सीट साल 1985 से लगातार भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ रही है। यहाँ पार्टी की पकड़ दशकों से कायम है। उत्तराखंड गठन से पहले यूपी के समय डेरा खास सीट पर 1985 में हरबंस कपूर जीतकर विधायक बने थे। इसके बाद ये सिलसिला उनके निधन के बाद भी अनवरत जारी रहा। 2017 के चुनाव में स्वर्गीय हरबंस कपूर ने 22.89% वोटों के अंतर से अपना आखिरी चुनाव जीता था। उनके निधन के बाद 2022 के चुनाव में बीजेपी ने उनकी पत्नी सविता कपूर पर भरोसा जताया। सविता कपूर ने अपना चुनाव पति से भी ज्यादा 27.36% वोटों के अंतर से जीता। लेकिन अब बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच ये सीट एक बार फिर चर्चाओं में है। विधायक सविता कपूर की बढ़ती उम्र को देखते हुए बीजेपी के भीतर नए चेहरों की दावेदारी तेज हो गई है। वहीं दावेदारों की लंबी सूची में बीजेपी महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, प्रदेश मंत्री आदित्य चौहान, नेता विनय गोयल, जोगेंद्र पुंडीर जैसे नाम शामिल हैं, जो लंबे समय से क्षेत्र में सक्रिय रहकर टिकट की दावेदारी मजबूत कर रहे हैं।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई विरासत का फॉर्मूला नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद से ऊपर उठकर चलने वाली पार्टी है। 1985 से कोई परिवारवाद कैंट सीट पर नहीं चला। हमारे बहुत ही वरिष्ठ विधायक और ये कहूँ कि उत्तराखंड क्षेत्र के सबसे बड़े नेता माननीय हरबंस कपूर जी थे, उनको निरंतरता से भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाया। उनकी मृत्यु के पश्चात एक यूँ कहें कि एक अजय विधायक जब हमारे विधायक रहते हुए वे इस दुनिया से चले गए, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए पार्टी ने उनकी धर्मपत्नी जी को लड़ाया। परिवारवाद के तहत नहीं लड़ाया। ये कहा जाए कि परिवार की सीट है या ये कहा जाए सिंपैथी वोट भी नहीं है। कार्यकर्ताओं की ऐसी इच्छा थी कि कपूर साहब ने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है। कार्यकर्ताओं ने पार्टी को कपूर साहब को इतनी बार जिताया है। जब क्योंकि एन चुनाव से पहले वे हम सबको छोड़कर चले गए थे, तो उसी के तहत उनकी धर्मपत्नी जी को पार्टी ने लड़ाने का काम किया था और कार्यकर्ताओं ने उनको बम्पर वोटों से जिताने का काम किया। वहीं हमारी टीम से बात करते हुए खुद महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने 2027 विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मेरी भी इच्छा है चुनाव लड़ने की और पार्टी द्वारा जो भी निर्देश होंगे उनका पालन किया जाएगा। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। लिहाजा एक राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते हर व्यक्ति की इच्छा रहती है चुनाव लड़ने की, तो लिहाजा मेरी भी इच्छा है चुनाव लड़ने की। पार्टी जैसा आदेश करेगी उसके आदेश को पालन करने का काम करेंगे। पार्टी हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करता है और कार्यकर्ता उस निर्णय पर सभी लोग काम करते हैं। लगातार मजबूत जनाधार के बावजूद अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये तय करना है कि क्या वो पुराने राजनीतिक भरोसे को बनाए रखेगी या फिर कैंट विधानसभा सीट की राजनीति में एक नए चेहरे के साथ नई शुरुआत करे। और अगर पार्टी नए चेहरे पर दांव खेलती है तो क्या इस सीट पर बीजेपी किला फतेह करने में कामयाब हो पाएगी, ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट। हल्द्वानी पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा में होने वाली रैली ऐतिहासिक होगी क्योंकि राहुल गांधी को सुनने और देखने के लिए हजारों लोग पहुंचेंगे। वहीं उत्तराखंड में जिला विकास प्राधिकरण के हस्तक्षेप पर हरीश रावत ने कहा कि विकास प्राधिकरण केवल वसूली का काम कर आम जनता को परेशान कर रहा है। लोगों में जज्बा है, लोग राहुल जी को देखने पर, राहुल जी को सुनने अल्मोड़ा पहुंचना चाहते हैं। बल्कि पौड़ी में तो हमारे लिए ये हो रहा है, एक्स सर्विसमैन कह रहे हैं कि केवल हमारा समारोह होगा और लोग कह रहे हैं नहीं हम भी आते हैं, हमको वो करो। बल्कि अध्यक्ष जी के सामने बड़ा कठिन प्रश्न हो रहा है कि जनता को, आम जनता को कैसे संभाला जाए करके, तो ये है। और अल्मोड़ा में भी बड़ा उत्साह है। मैं कल काशीपुर से ये होते हुए आया हूँ, तो मैंने देखा है लोगों में, रामनगर में भी, यहाँ कालाडूंगी में भी, हल्द्वानी में भी बड़ा उत्साह है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने नितिन नवीन के उत्तराखंड आगमन पर लगे पोस्टर बैनर को लेकर नगर निगम प्रशासन पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के कार्यक्रमों में तो बैनर लगाने की पूरी छूट होती है, पर विपक्ष के कार्यक्रमों में अधिकारी जबरन बैनर हटवा देते हैं। लेकिन कांग्रेस ये दोहरी नीति बर्दाश्त नहीं करेगी। कल शाम को देहरादून आते हुए ये पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देहरादून आ रहे हैं और पता भी इस तरह से लगा कि ऋषिकेश जैसे एयरपोर्ट के आसपास से और देहरादून तक हर जगह झंडे और उनके बैनरों की झड़ी लगी हुई है। मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले, 2-3 महीने पहले हमारा एक कार्यक्रम हुआ था और उस कार्यक्रम में यहाँ के नगर अधिकारी जो महानगर पालिका के अधिकारी हैं, उन्होंने और प्रशासन ने जगह जगह पर हमारे तमाम झंडे और बैनर उखाड़ दिए थे। रात को अगले दिन कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले ही हमारे झंडे बैनरों को उखाड़ दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि आज क्या उन अधिकारियों को ये पता नहीं है कि आज भी वही नियम लागू होगा जो नियम 3 महीने पहले लागू था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तानाशाही है कि नगर के अधिकारियों को जबरदस्ती जानबूझकर उन्हें आदेश देकर कांग्रेस के खिलाफ इस प्रकार के कृत्य में लगाया जाता है।
हरिद्वार प्रेस क्लब में कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर हमला बोला। आलोक शर्मा ने कहा कि नितिन नवीन का उत्तराखंड दौरा संवेदनशील मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है और सरकार को अंकिता हत्याकांड मामले में विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए। वहीं आलोक शर्मा ने नीट पेपर लीक मामले में भी केंद्र सरकार को घेरा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की मांग उठाई। देखिए, देश को भ्रष्टाचार में डुबो दिया इन लोगों ने। नीट के पेपर को लीक होने से रोक नहीं पा रहे हैं। सीबीएसई का बुरा हाल कर दिया इन लोगों ने। बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल दिया। मोदी जी मेलोडी खेल रहे हैं और यहाँ पर नितिन नवीन जी आ रहे हैं। वैसे तो डमी अध्यक्ष हैं वो, उनके ऊपर कुछ भी कहना बहुत हल्की बात होगी। मैं समझता हूं कि उनको अब यहाँ चुनाव खेलने का कोई औचित्य नहीं। हरिद्वार फॉरेस्ट डिवीजन के श्यामपुर रेंज में हुए 2 बाघों के शिकार के मामले में वन विभाग को मुख्य आरोपी की रिमांड मिलने का इंतजार है, जिसके लिए कोर्ट में एप्लीकेशन भी दाखिल कर दी गई है। आरोपी आमिर हमजा के रिमांड मिलने के बाद वन विभाग बाघों के पंजे रिकवर करने में जुट जाएगा। साथ ही ये दावा किया जा रहा है कि वन विभाग की टीम ने शिकार में इस्तेमाल किए गए जहर और कुल्हाड़ी को भी बरामद कर लिया है। वही मामले में लापरवाही बरतने पर रेंजर, वन दरोगा और वन आरक्षी को सस्पेंड कर दिया गया। मियां उर्फ आमिर हमजा, इसके द्वारा कोर्ट में आत्मसमर्पण किया गया है। इस केस से संबंधित अन्य बिंदुओं का पता लगाने हेतु उसका कोर्ट में एक रिमांड एप्लीकेशन वन विभाग द्वारा सबमिट कर दी गई है। रिमांड उसकी मिल जाती है तो आगे की कार्रवाई हम करेंगे। इस प्रकरण में जो जहर की बरामदगी हो या कुल्हाड़ी की बरामदगी हो वो हो गई है। इसमें सबसे मेन जो बाघों के पंजे हैं, अन्य आरोपियों द्वारा बताया गया है कि आमिर हमजा के पास ये पंजे थे। तो जैसे ही आमिर हमजा की कस्टडी मिलती है, इसके संबंध में भी आगे की जानकारी मिल पाएगी। चंपावत में पुलिस प्रशासन अवैध रूप से की जा रही भांग की खेती को नष्ट करने का अभियान चला रहा है। पुलिस की इस कार्रवाई पर कुछ स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है। लोगों का कहना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में भांग के बीजों का इस्तेमाल कई विशेष व्यंजनों में किया जाता है। इसी को लेकर चंपावत पुलिस अधीक्षक रेखा यादव का कहना है कि अवैध भांग की खेती कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है और नशे के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए पुलिस का अभियान जारी रहेगा। भांग की खेती बिना लाइसेंस के किया जाना निश्चित ही अवैध है और ऐसा किया करते हुए पाए जाने पर एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है। चूंकि ठंडे प्रदेशों में इसका प्रयोग किया जाता है और वो जो भी इस हेतु प्रायोजन किए जाते हैं, मैं निश्चित ही यह मानती हूँ कि वो जो लाइसेंस तरीके से की जा रही है वहाँ से वो सीड्स प्राप्त करके अपना उसमें प्रयोग कर सकते हैं, परंतु बिना अनुमति के, बिना लाइसेंस के किसी भी सूरत में भांग की खेती का कल्टीवेशन किया जाना कानूनी दायरे में अपराध की श्रेणी में आता है। उत्तराखंड में बकरीद का पर्व धूमधाम से मनाया गया। प्रदेश के तमाम मस्जिदों और ईदगाह में नमाजियों ने ईद की नमाज पढ़ी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं ईद को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आया। पुलिस अधिकारी खुद मैदान में उतरकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते नजर आए। वहीं संवेदनशील इलाकों में पुलिस, पीएसी और क्यूआरटी टीम भी लगातार गश्त करती रही। मैं पैगाम दे चुका हूँ, बार बार दे चुका हूँ कि ये जो हमारा ईद का मौका होता है, ये खुशी का मौका होता है और अच्छाई सिखाने का मौका होता है कि हम लोगों के साथ अच्छा सलूक करें। तो देहरादून की ईदगाह से हमारा पैगाम यही है कि अच्छाई का सलूक हो। हमने ईद की नमाज़ पढ़ाई है और ईद की नमाज में दुआ की है पूरी दुनिया के इंसानों की कि आपस में अमन और शांति रहे। ख़ास तौर से हमारे मुल्क भारत के लिए दुआ की है कि अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए, इसमें खुशहाली अता फरमाए और यहाँ के ताजिरों और काश्तकारों के लिए दुआ की है, उनकी तिजारत में, उनकी खेत बाड़ियों में, उनकी जानवरों की हिफाजत हो। बकरीद के मौके पर देहरादून में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। ईदगाह में नमाज अदा करने के बाद नमाजियों ने पोस्टर्स के साथ सड़कों पर उतरकर एक ऐसी मांग उठा दी जिसे देख सब सोच में पड़ गए। आखिर बकरीद के मौके पर ऐसा क्या किया मुस्लिम सेवा संगठन के लोगों ने, देखिए इस रिपोर्ट में। बकरीद के मौके पर मुस्लिम संगठन की पहल, उठाई ऐसी मांग कि सब हैरान। पोस्टर बैनर्स के साथ उतरा मुस्लिम संगठन। ईद उल अजहा यानी बकरीद के मौके पर देहरादून में एक अलग और खास तस्वीर देखने को मिली।
ईदगाह में नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम सेवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने एक ऐसी मांग उठाई जिसे देख सब हैरान रह गए। दरअसल नमाज खत्म करने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग अचानक पोस्टर्स और बैनर्स के साथ सड़कों पर उतर आए। हैरानी की बात तो ये है कि इन पोस्टर्स पर किसी के विरोध के बारे में नहीं लिखा था, बल्कि गाय को लेकर एक बड़ी मांग लिखी गई थी। मुस्लिम समुदाय के इन लोगों की मांग है कि गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। जिस गाय को लेकर देश में अक्सर राजनीति और विवाद होता रहा है, आज उसी गाय को लेकर मुस्लिम समुदाय खुद आगे आया है। खास बात ये है कि ये प्रदर्शन उस दिन हुआ जब पूरा देश ईद उल अजहा मना रहा था, लेकिन इन नमाजियों ने समाज में शांति और भाईचारे का एक नया संदेश देने की कोशिश की है। इन लोगों का कहना है कि गाय सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि भारतीय समाज की आस्था और सम्मान का प्रतीक है। पूरे मुस्लिम समाज की यही मांग है, हिंदुस्तान के पूरे मुस्लिम समाज की यही मांग है, क्योंकि गाय के नाम पर मुसलमानों को प्रतिनिधित्व किया जाता है, लगातार मुसलमानों को मारा जाता है। जग जाहिर है, सब देखते हैं गाय के नाम पर कितनी राजनीति हो रही है। केंद्र में भाजपा की सरकार है जो कहती है कि हम हिंदुत्व के दम पर सरकार में आए हैं। प्रदेश में भाजपा की सरकार है, हमारे देहरादून नगर निगम में भाजपा की सरकार है, तो क्यों गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया जाता? जब डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, सारे इंजन इन्हीं के हैं, तो क्यों गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर रहे हैं? ये क्यों लगातार उस पर राजनीति करते हैं? राजनीति के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारा ये सवाल है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हिंदू मुस्लिम ना करके हकीकत में बहुसंख्यक समुदाय की आस्था है गाय के साथ, तो हमारी आपसे मांग है कि इसे जल्द से जल्द राष्ट्र पशु घोषित किया जाए। ईद के मौके पर उठी इस मांग को लेकर अब चर्चा भी शुरू हो गई है। हालांकि संगठन ने साफ कहा कि उनका उद्देश्य किसी प्रकार का विवाद पैदा करना नहीं है, बल्कि भाईचारे और पशु संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने भी मुस्लिम सेवा संगठन का समर्थन किया है। देखिए बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये राजनीति है और जो बड़ी गंदी भद्दी राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। अभी कुछ समय पहले की ही बात आपको याद होगी कि किस तरीके से भाजपा के ही नेता का एक जो है आपने देखा, जहाँ पे गायों को जो हम रखने का गौशाला, वहाँ पर गायों की क्या स्थिति थी कि मतलब कि वहाँ पे गंदा पानी बह रहा है, वहाँ पे गाय पड़ी हुई हैं, बीमारी स्थिति में पड़ी हुई हैं, ना कोई पूछने वाला है ना कुछ। तो और दूसरी तरफ आप ये जो संगठन है जिनका आह्वान खुद पुष्कर सिंह धामी जी मंच से करने का कार्य करते हैं, ये अपने ही लोगों को प्रताड़ित करने का कार्य करते हैं। एक वर्ग विशेष के खिलाफ एक अभियान चलाने का कार्य करते हैं, जो है उनका जीना मुश्किल करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, उनके साथ के जो संगठन है वो कर रहे हैं। इस मांग को लेकर बीजेपी का बयान सामने आया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि गाय हमारी राष्ट्रीय माता पहले ही घोषित है। पूर्व में भी गौ संरक्षण को लेकर कानून बनाए गए हैं। आने वाले समय में गौ संरक्षण के लिए और भी कड़े कानून बनाए जाएंगे। देखिए, गाय हमारी राष्ट्रमाता है, राष्ट्रमाता थी और राष्ट्रमाता रहेगी। यह किसी के कहने से नहीं है, ये भावनाओं का सवाल है और हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई बात, हमारे संस्कारों से जुड़ी है, हमारे धर्म से जुड़ी हुई है गाय, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है गाय। और जब बैतरणी पार कराने का काम भी गाय के पूंछ में हाथ लगाते हैं मृत्यु के वक्त भी, वो गाय हमको बैतरणी पार कराती है। तो इसमें बहुत ज्यादा जो जिस तरह बयानबाजी हो रही है, और 1967 का कानून है गौ संरक्षण का, वो वध रोकने का, पहले ही ऑलरेडी कानून बने हुए हैं और भविष्य में और कानून बनेंगे, जरूरत होगी तो उस काम में भी किया जाएगा। लेकिन गाय हमारी माता है, हमारी माता थी और हमारी माँ रहेगी। धार्मिक पर्व के अवसर पर सामाजिक सौहार्द और गाय संरक्षण का संदेश देने वाली ये पहल अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी है। देखना होगा कि संगठन की इस मांग पर सरकार और कितने कड़े कानून और नियमों पर विचार करती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। देहरादून पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। प्रदेश कार्यालय में ली कोर कमेटी की बैठक, बीजेपी नेताओं ने किया अध्यक्ष का स्वागत।
सीएम धामी ने किया सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका का विमोचन, बोले सौर ऊर्जा है भविष्य की जरूरत, आत्मनिर्भर बन रहा उत्तराखंड। नितिन नवीन के स्वागत में लगे पोस्टर पर गोदियार का कटाक्ष, कहा नगर निगम की दोहरी नीति का पर्दाफाश, सत्ता पक्ष को छूट पर विपक्ष के बैनर पर ऐतराज। नमाज के बाद मुस्लिम संगठन ने की सरकार से अपील, गाय को राष्ट्र पशु घोषित करने की उठाई मांग, शांति और भाईचारे का दिया संदेश।